नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्ट एशिया समिट की कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। हाल ही में 14 नवंबर को, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईस्ट एशिया समिट में रिप्रेजेंट करने गए थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वीं ईस्ट एशिया समिट होल्ड की गई थी, जो कि एक वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी कोविड-19 के चलते। एंड दिस टुक प्लेस ऑन द 14th नवंबर ऑफ 2020। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही में मैं आपके साथ ईस्ट एशिया समिट की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात भी करूंगा। कहां से ईस्ट एशिया समिट शुरू हुई, किस तरीके से इसका आइडिया आया, किस तरीके से इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड हुई और आज ईस्ट एशिया समिट किस स्तर पर चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप पे कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं आपके यूपीएससी आईएएस की तैयारी को आसान बनाने के लिए। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन के नाम के कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। राइट, सो एज आई टोल्ड यू कि हाल ही में 15 नवंबर को जो ईस्ट एशिया समिट यहाँ पे हुई, जो कि हमारी 14 नवंबर को हुई थी, और 15th ईस्ट एशिया समिट थी ये, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वी नीड टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईस्ट एशिया समिट के इतिहास के बारे में। देखिए, ईस्ट एशिया की जो ग्रुपिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये असल में काफी समय पहले आया था। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है जब ये आइडिया पहली बार रखा गया था सामने बाय द देन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर महातीर मोहम्मद। ठीक है, जो मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, और रिसेंटली भी ये मलेशिया के पीएम थे, मिस्टर महातीर मोहम्मद। इन्होंने यहाँ पे 1991 में एक ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की एक कॉन्सेप्ट को सामने रखा था। ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने ये कहा था कि जो एक ईस्ट एशिया समिट होगी ये आसियान से बड़ी होगी, यानी कि इसमें आसियान में जो 10 देश हैं उससे ज़्यादा देश होंगे, लेकिन इस ग्रुपिंग में जो लीडरशिप होगी वो आसियान के पास ही होगी। सो ही सेड ओवर हियर, EAS as proposed was to be an ASEAN led development with the summit to be linked to ASEAN summit meetings। देखिए, आसियान के बारे में अगर आपको अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल इतना ही जानना सफिशिएंट है कि आसियान की जो समिट्स थी और आसियान के जो सम्मेलन थे, ये बेसिकली बैठना शुरू हो चुके थे सिंस 1976। 1976 से आसियान के जो 10 देश हैं, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार वगैरह वगैरह आते हैं, इन्होंने 1976 से ही अपनी समिट लेवल मीटिंग्स शुरू कर दी थी। उसके 15 साल के बाद ये वाला आइडिया सामने रखा गया था। लेकिन यहाँ पे 1991 में केवल एक आइडिया रखा गया था, यानी कि केवल एक बीज बोया गया था। ये नहीं पता था कि EAS में किस किस देश को इंक्लूड किया जाएगा। ये इशू अभी भी एक बड़ा सवाल था इसके ऊपर कि कौन से देशों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर डिस्कशन होती रही, लगभग 10 से 12 साल इसको लेकर डिस्कशन चलती रही। इसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसका नाम होता है आसियान +3। आसियान +3 यानी कि 13 कंट्रीज इसमें होती हैं। आसियान में आपको मालूम होगा 10 कंट्रीज हैं, उसके बाद 11वीं कंट्री चाइना, 12वीं जापान और 13वीं साउथ कोरिया। इसको फॉर्मली कहा जाता है आसियान +3। यहाँ पे जो आसियान +3 की मीटिंग चल रही थी 2004 में, इसका जो समिट चल रहा था, यहाँ पे ये कहा गया कि EAS को फाइनली अब जो हमने 1991 में जिसका आइडिया रखा था उसको हम एक शेप देने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज़ का फैसला लिया गया कि EAS की मीटिंग्स होना शुरू होंगी। साथ ही में ये भी कहा गया कि कौन से मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, उसको भी यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया था। दो बड़ी चीजें हुई। सबसे पहले EAS की समिट फाइनलाइज हुई और मेंबरशिप का जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका था। अब जो EAS में थे कुल मिला के 16 मेंबर्स रखे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया गया था। यानी कि आसियान प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वाले 6 देश होंगे जो कि EAS का हिस्सा यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद ये माना जाता है कि 2005 में जो पहली EAS की समिट हुई थी,
इसका जो कंप्लीट श्रेय जाता है EAS को शुरू करने का, ये कंप्लीटली मलेशिया को जाता है। और इसीलिए जो पहला सम्मेलन हुआ था ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में ही रखा गया था। उस टाइम पे जो मलेशिया के PM थे ये उसके होस्ट बने, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ प्रेसिडेंट के जो रशिया के प्रेसिडेंट थे इन्होंने भी इसको एक गेस्ट की तरह अटेंड किया था। नाउ इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे EAS की जो इंपॉर्टेंस थी ये काफ़ी बढ़ती रही। वैसे आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, वैसे मैंने पहले बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडिया को इंक्लूड करने का कारण काफ़ी सिंपल था, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी 1991 में अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस कर चुकी थी, जो कि काफ़ी अच्छा चल रही थी। और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया और आसियान के अलग से भी सम्मेलन हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को इंक्लूड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया, जिसके चलते इंडिया को EAS के अंदर इंक्लूड किया गया। आज की डेट में बात करें तो EAS में पहले 16 मेंबर्स थे, लेकिन अब जो है EAS में कुल मिला के 18 मेंबर्स हैं, क्योंकि 2011 की जो 6th EAS की समिट हुई थी इसमें रशिया और USA को भी फॉर्मली इंक्लूड कर लिया गया था एज द मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। इवन दो इनका एशिया से एज सच कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली USA का, रशिया का हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको इंक्लूड कर लिया गया बिकॉज एशिया की जो अहमियत थी, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की जो अहमियत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप के थ्रू कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट एशिया समिट का हिस्सा हैं, उन सभी को यहाँ पे ग्रे में मार्क किया गया है, राइट। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया और USA इसका हिस्सा बन चुकी थी और चाइना और इंडिया जैसे देश इसका हिस्सा थे, अभी भी एक चीज जो अभी भी अटल थी वो क्या थी कि इसमें जो सेंट्रल रोल होगा, जो लीडरशिप का रोल होगा, वो अभी भी आसियान का ही होगा। इसमें कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रखा गया, कोई भी संदेह नहीं रखा गया। आसियान के पास ही यहाँ पे सेंट्रल रोल था और लीडरशिप का रोल यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन है कि EAS की समिट मीटिंग्स होती कब हैं, सो जब आसियान की लीडर मीटिंग्स होती हैं जो कि सालाना होती हैं, उसी आधार पे EAS की मीटिंग्स भी तभी रखी जाती हैं। सो जस्ट आफ्टर द आसियान मीटिंग्स EAS की मीटिंग्स रखी जाती हैं। जो आपके ऊपर सबसे पहला टेबल आप देख सकते हैं, ये वाला आसियान मीटिंग्स का टेबल है और ये दूसरा वाला टेबल जो है ये EAS की मीटिंग्स का टेबल है। सो आप देख सकते हैं 2005 12 से 14 दिसंबर में आसियान की मीटिंग हुई और 14 दिसंबर को ही EAS की समिट मीटिंग रख दी गई। फिर 2007 में आप देख सकते हैं 11 से 14 जनवरी को हुई और ये 15 जनवरी को रख दी गई। सिमिलरली हर साल जब एशियान की मीटिंग होती है उसके बाद आपकी EAS की मीटिंग रख दी जाती है, ठीक है। ऑल्सो आपको यह भी मालूम होगा कि हर साल आसियान के जो 10 देश हैं वो अपनी आपस में लीडरशिप को चेंज करते हैं। जो 10 देश हैं वो उसको रोटेट करते हैं। सो कभी कोई होता है। सो यहाँ पे मलेशिया और कोलालमपुर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पहले जो 11वीं समिट आसियान की थी, इसमें होस्ट यानी कि लीडर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अहमद बदावी थे जो कि मलेशिया के PM थे। सो यहाँ पर भी होस्ट लीडर वही होंगे, यानी कि जो चेयरमैन आपका आसियान का होगा वही चेयरमैन ईस्ट एशिया समिट का यहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर है ये बात ना? I told you East Asia Summit chair वही होता है। Chair of ASEAN is also chair of EAS. The role of ASEAN chair rotates annually between the 10 ASEAN member states. Potential of EAS की बात करें, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा दायरा है और ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी तक इन्होंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। और बहुत ही आप देख सकते हैं नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड ओवर 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड मात्र एक सिंगल EAS की जो समिट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ अ मेगा गैदरिंग एंड इट इज़ अ टेस्टिमनी टू द राइज ऑफ एशिया एज वेल। EAS is a region of strong and fast growing economies. It is considered the, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर द USA एंड द यूरोप। यानी कि US और यूरोप के बाद थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी मानी जाती है कि अगर कोई यहाँ पे तीसरा पिलर बन सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी का तो वो EAS है अपने आप में, ठीक है। नाउ इसके एरियाज ऑफ कॉपरेशन काफ़ी सिंपल है। इसके कुल मिला के 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, आप देख सकते हैं 1 by 1, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पैंडेमिक डिजीजेज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, आसियान कनेक्टिविटी। और आपको ये भी बता दूं, इंडिया इन सभी रीजनल कोलैबोरेशन के जो इश्यूज हैं, ये जो एरियाज हैं, इनको एंडोर्स करती है, यानी कि इनको हम सपोर्ट करते हैं, इनको हम सहयोग देते हैं, ठीक है। इसके बाद आई विल नाउ टॉक अबाउट द ईस्ट एशिया समिट जो कि रिसेंटली हुई है, लेकिन उसके पहले मैं एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक ईस्ट एशिया समिट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, ठीक है। इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। सो ईस्ट एशिया के सम्मेलन होते हैं
और इसी के अंतर्गत एक छोटा कॉन्फ्रेंस होता है। नाउ इस कॉन्फ्रेंस को आपको ईस्ट एशिया समिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जो ईस्ट एशिया समिट के कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था असल में भारत की सरकार ने, जिसमें हमारा जो विदेश मंत्रालय है यानी कि MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने इस चीज को शुरू किया था। ये पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, ठीक है, और ये हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा हुआ 2016 में, ये हुआ था गोवा में। तीसरा हुआ 2018 में, ये हुआ भुवनेश्वर में। और चौथा हुआ था जस्ट बिफोर द कोविड-19 लॉकडाउन, फरवरी 2020 में, यानी कि चेन्नई में, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली सेपरेट। जो कि हम सम्मेलन होते हैं काफ़ी बड़े स्तर पे होते हैं, लेकिन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस हैं ये काफ़ी छोटे स्तर पे होता है, और इसको भारतीय सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, MEA के द्वारा। क्लियर है बात? नाउ कमिंग टू द ईस्ट एशिया समिट, जो लेटेस्ट ईस्ट एशिया समिट हुई है 14 नवंबर 2020 को, 15वीं ईस्ट एशिया समिट, इसको देख लेते हैं। और हमारे यहाँ पे आई टोल्ड यू कि जो रिप्रेजेंट करने गए थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये भी आपको बता दूं कि नॉर्मली इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय बिजी थे इंडो आसियान समिट में, ठीक है। सो इंडो आसियान की समिट चल रही थी और भी कई सारी चीज़ें चल रही थी, जिसके चलते वो यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट में प्रेजेंट नहीं हो पाए। एनीवेज, सो एज आई टोल्ड यू कि जो आसियान के चेयरमैन हैं वही यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट के चेयरमैन भी होते हैं। इट वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, नुगुएन जुआन फुक, ठीक है। सो इसके जो चेयरमैन थे वही चेयरमैन EAS के भी रहते हैं, एंड यहाँ पे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नाउ यहाँ पे कई सारी बातें हुई, उसका जिक्र कर लेते हैं। ईस्ट एशिया समिट में सबसे पहले तो इंडिया ने स्ट्रेस किया ऑन द रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो वेरी वेरी क्लियरली यहाँ पे दो चीज़ें हुई। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। साथ में इन्होंने ये कहा कि ऐसे एक्शंस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो साउथ चाइना सी में हो रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है। सो डायरेक्टली चाइना के ऊपर आरोप कोई नहीं लगाया, लेकिन इनडायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लीक मैसेज, एक ऑब्लीक मैसेज देते हुए, एक इनडायरेक्ट टॉन्ट कहते हुए कि चाइनीज़ अग्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, एंड इंडिया यहाँ पे स्पेसिफिकली कंसर्न जताता है उन एक्शंस और इंसिडेंट्स के ऊपर जो कि साउथ चाइना सी में ट्रस्ट को इरोड करते हैं, यानी कि भरोसे को कम करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमने कहा कि वी अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेयरिंग टू इंटरनेशनल लॉ रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय एकीकृता और संप्रभुता, इन तीनों को रिस्पेक्ट करते हैं और इनको अडेयर करने के लिए भी एक कॉल करते हैं। नाउ एज यू नो, चाइनीज अग्रेशन काफ़ी क्लियरली हमें मालूम है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है साउथ चाइना सी में। अब तो लगभग इस चीज़ को 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, एंड इवन अनक्लॉज की हियरिंग के बाद भी चाइना यहाँ पे पीछे नहीं हट रहा है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, ऑन द साउथ चाइना सी द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट एक्शंस एंड इंसिडेंट्स दैट इरोड ट्रस्ट इन द रीजन। आपको मालूम होगा साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को चाइना क्लेम करता है। इस फिगर में ध्यान से देखिए, एक 9 लाइन के माध्यम से ये बोलता है कि हिस्टोरिकली साउथ चाइना सी हमारा है, और इसके ऊपर जो बाकी यहाँ पे नेशंस हैं, वियतनाम हुआ, ठीक है, मेनली मलेशिया हुआ, उसके बाद ब्रुनेई, फिलीपींस, और इधर यहाँ पे आपका सिंगापुर भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, कि इनका इसके ऊपर कोई हक नहीं है। कंप्लीट जो यहाँ पे हक है वो चाइना का ही है, ठीक है। एंड चाइना यहाँ का जो मेन रीज़न है वो यही है, बिकॉज साउथ चाइना सी इज़ वेरी वेरी रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल और गैस के रिजर्व्स साउथ चाइना सी में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे कई सारे देशों के साथ विवाद चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना पीछे नहीं हट रहा है, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे कंसर्न उठाया गया था। सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि रेज किया गया था दैट वाज चाइनीज अग्रेशन, ठीक है। चाइनीज अग्रेशन के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो नेगोशिएशंस हैं, दे शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज एंड शुड बी फुली कंसिस्टेंट विद द अनक्लॉज। अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, कि चाइना को यहाँ पे अनक्लॉज को मानना होगा, एंड कोड ऑफ कंडक्ट नेगोशिएशंस जो हैं वो यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पे नहीं चल सकती हैं, दे शुड बी इंस्टेड कंसिस्टेंट विद द UN क्लॉज। नाउ सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई थी दैट वाज रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक। सो हमने इंडो आसियान समिट में भी आपको सेम चीज़ कही थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक को लेके भी जो चीज़ें कही, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पे रीआइट्रेट की गई, लेकिन यहाँ पे कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इन्होंने यहाँ पे ये कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और यहाँ पे
इन्होंने इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया, इस चीज़ की सराहना की कि जो भारत का इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव है और जो आसियान आउटलुक है ऑन द इंडो पैसिफिक, ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी है। आप देख सकते हैं जून 2019 में रिलीज़ किया गया था AOIP, ठीक है, AOIP, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, और नवंबर 2019 में रिलीज किया गया था इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। सो IPOI, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी है। इसी चीज़ को नोट करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि referring to recent announcement of policies by several countries for the Indo-Pacific region, he said that harmonizing various perspectives would never be a challenge if there is a commitment to international cooperation। यदि आपको मालूम हो, पिछले कुछ समय में जर्मनी हुआ, उसके बाद USA हुआ, ठीक है, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअली इंडो पैसिफिक के लिए अपनी रणनीतियां घोषित कर चुके हैं, इनकी घोषणा कर चुके हैं। सो इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि ये चुनौती नहीं हो सकती हमारे लिए अगर हम सभी कंट्रीज सेम पेज पर हैं, अगर हम सभी कंट्रीज के जो उद्देश्य हैं वो सेम है, तब जाके इंडो पैसिफिक में कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। सो टू थिंग्स, चाइना एंड इंडो पैसिफिक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज के टाइम पे हर सम्मेलन में, हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डिस्कस हो रही हैं। इसके अलावा समिट ने यहाँ पे डिक्लेरेशन भी इशू की और 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, मैरीटाइम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स के ऊपर, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर, एंड स्टडी ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमी के ऊपर। दिस इज अ स्मॉल क्रक्स ऑफ द ईस्ट एशिया समिट जो कि हाल ही में हुआ है। आशा करता हूं कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समझ आई होंगी, ईस्ट एशिया समिट का जो हिस्ट्री है वो समझ आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।